हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग नेशन पर। आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी और आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इनके बारे में आज जो हम चीज़ें जानने वाले हैं वो है डिफ़ाइन कि ये दोनों होते क्या हैं, कैलकुलेट कि इन दोनों को कैसे फाइंड करते हैं, और यूसेज कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं वीडियो को। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि NPV इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो था बुक का वर्जन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो तुम्हारे खर्चे और इनकम के प्रेजेंट वैल्यूज़ का डिफरेंस। और NPV को डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यानी कि DCF भी कहा जाता है, क्योंकि हम कैश फ्लोज के फ्यूचर वैल्यूज़ को डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है और कैसे निकालते हैं, वो पर आई बटन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। साथ ही वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और कैश फ्लो का मतलब होता है पैसे का आना जाना, यानी कि अगर पैसा आ रहा है तो हुआ कैश इनफ्लो, और अगर पैसा जा रहा है तो हुआ कैश आउटफ्लो। अब हम देखेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों NPV का फॉर्मूला है ये, जहाँ पे RT है आपका नेट कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ड्यूरिंग अ सिंगल पीरियड। I होता है आपका डिस्काउंट रेट, और रिटर्न दैट कुड बी अर्नड इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि आप जो भी साइड में इसके अलावा कमा सकते थे। नॉर्मली ये होता है वैक यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हमें नॉर्मली क्वेश्चन में दिया गया होता है। अगर नहीं दिया गया होता तो हम लेते हैं रिस्क फ्री रेट, जो कि टेबल रेट होता है उस टाइम का। वैक इन शॉर्ट कहें तो उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने की कॉस्ट होती है उस कंपनी के लिए। और टी होता है आपका नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स कि आप कितने टाइम फ्रेम के अंदर इसको देख रहे हैं। और अब जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं हैं उनके लिए है सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ये, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV इज डिफरेंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज में से आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज को माइनस कर दें तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आता है। तो ये तो था कि इसको निकालते कैसे हैं सिंप्लीफाइड तरीके से। इसका हम आगे एग्जांपल भी अभी देखेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसको निकाल कर करते क्या हैं भाई, इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे है। तो इसका यूज़ होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए। नॉर्मली देखते हैं कि उसके अंदर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कंपनीज इसे यूज़ करती हैं कई बार कोई प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करने के लिए कि वो प्रोजेक्ट उनकी कंपनी में वैल्यू एडिशन करेगा या नहीं, या फिर जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हों तो ये जानने के लिए कि उसके अंदर में से कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट रहता है। तो कई लोग सोच रहे होंगे क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, सीधा इनकम माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं निकाल लेते। तो ये भी एक वैलिड डाउट है, तो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। You have invested in a project with initial capital layout or investment of rupees 1000, which would give you income of rupees 350 for next 3 years, after which it would become void. Table rate is 6.1%. Find NPV of the project. तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, इस लैंग्वेज को समझना है आराम से और अपने काम की चीज़ें इसमें से निकाल लेनी है। सबसे पहले आता है यू हैव इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट विद इनिशियल कैपिटल लेआउट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 1000, यानी कि आज आपने उसमें 1000 रुपये लगाए। तो आपने जो पैसा लगाया यानी गया, ये हुआ आपका कैश आउटफ्लो, विच वुड गिव यू इनकम ऑफ रुपीज़ 350 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी अगले 3 साल तक हर साल आपको ये 350 रुपये रिटर्न्स देगी, जो कि हुआ आपका कैश इनफ्लो। तो अगर सिंपल वर्जन में करें कि टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, तो इस प्रोजेक्ट की टोटल इनकम हुई 1050, एक्सपेंस हुआ 1000, यानी कि प्रॉफिट हुआ आपका 50 रुपये का। तो ये तो था अगर आप सिंपल तरीके से इसको निकाल लें तो। लेकिन हमें सिंपल तरीके से निकालना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आ पाती। तो अब हम इसको निकाल के देखेंगे NPV के तरीके से, जहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, मेक अ टेबल। जी हाँ, सोल्व बाद में करना है, हमेशा पहले टेबल बनाओ, उससे हमें काफ़ी आसानी होगी आगे सोल्व करने में। तो अगर आप इसका टेबल बनाएंगे डाटा लेकर, तो आपका कुछ टेबल बनता है ये।
जहाँ पे आपका ईयर और कैश फ्लो साथ में गिवन है। फिर आता है आपका स्टेप 2, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। अब हमें हर साल के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता तो पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सॉल्व करके प्रेजेंट वैल्यूज जो हमने हर साल की अलग अलग निकाली वो आती है ये। हमने यहाँ डिस्काउंट रेट लिया है 6.1%, यानी कि रिस्क फ्री रेट, क्योंकि हमारे पास वैक का कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो आज इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसके अमाउंट के बराबर ही है एज वो प्रेजेंट में हुई है, जबकि बाकी ईयर्स में सेम अमाउंट 350 होने के बाद भी प्रेजेंट वैल्यू सेम नहीं है, बल्कि टाइम के साथ कम हो रही है। तो यही है दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूले का नतीजा। अब आता है स्टेप 3, अप्लाई सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, यानी कि बस सम इट ऑल, सबको ऐड कर दो और आपके पास आपकी एनपीवी आ जाएगी, जो कि इस केस में है नेगेटिव, जी हाँ, -66.17। लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से जाते तो 50 रुपये का तो प्रॉफिट ही हो रहा था, आप तो भाग के इस प्रोजेक्ट को ले लेते। लेकिन इस -66 का मतलब है कि आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट कहीं और हो सकता था, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को नहीं लेंगे। अब बारी आती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि IRR की। इट एस्टिमेट्स अ प्रोजेक्ट्स ब्रेक इवन डिस्काउंट रेट और रेट ऑफ रिटर्न टू एस्टिमेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये डिस्काउंट रेट यानी कि आई की वो वैल्यू है जहाँ पर NPV 0 हो जाता है, यानी कि कितने डिस्काउंट रेट पर जाकर ब्रेक इवन होता है। और IRR इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ अ प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट, यानी हम कितनी ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट से। तो ये तो था कि डिफाइन तो हमने कर दिया, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं। हाउ टू फाइंड IRR, इसको निकालने का कोई सिंपल वे नहीं है। या तो ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही बार बार आप वैल्यूज़ आई की चेंज करके इसको देखेंगे, या फिर सॉफ्टवेयर जैसे कि एक्सेल होता है उसमें भी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, और कई सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है मार्केट में जिससे डायरेक्ट निकलता है। तो जैसे हम इसी एग्जांपल में देखें तो इफ़ डिस्काउंट रेट वॉज 2.48%, तो NPV आपका हो जाता 0, यानी कि IRR और ग्रोथ रेट आपका 2.48% होता। लेकिन हमें पता ही है कि टी बिल का खुद का रेट 6.1% है, तो हम ऑब्वियसली उसमें पैसे क्यों ना लगाएं, तो उसमें हमें ज़्यादा रिटर्न्स आराम से मिल सकते हैं। तो ये तो था आपका सिंपल कंक्लूजन। लेकिन अगर मान लो टी बिल रेट की जगह आपको वैक दिया होता, तो उसका इंटरप्रिटेशन ये होता कि कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट तब लेना है जब उसका IRR या ग्रोथ रेट उसके वैक से ज़्यादा हो, तभी वो प्रोजेक्ट उस कंपनी को वैल्यू एडिशन दे पाएगा। अब इसका यूज़ क्या क्या होता है, तो इसका नॉर्मली यूज़ तो हम देख चुके हैं कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट निकालना। उसके अलावा कंपैरिजन बिटवीन 2 प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक काम आता है, जो कि सेम टाइम फ्रेम के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल, आपकी बार वैक लेते हैं, वैक हो आपका 6.1%, और मान लो आपके पास में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है चूज़ करने के लिए। ये जहाँ पे प्रोजेक्ट 1 में आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे और आपको हर साल 400 रुपीज़ का रिटर्न मिला, और प्रोजेक्ट 2 में आपने 10,000 रुपीज़ लगाए और जो गिवन डाटा है आपको उतना रिटर्न हर साल मिलता रहा। हालांकि दोनों का NPV इक्वल है, ऑलमोस्ट 67 रुपीज़, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट में से पहला प्रोजेक्ट ज़्यादा लिक्विडेटिव है, क्योंकि उसका IRR यानी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज़ 9.7%, विच इज़ मच हायर देन 6.46% ऑफ द सेकंड प्रोजेक्ट। इसलिए एग्जांपल के अंदर प्रोजेक्ट 1 के अंदर हमें ज़्यादा लिक्विडेटिव है, हम उसको चूज़ करेंगे। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? पहला तो है कैन नॉट यूज़ IRR अलोन। कई बार जैसे प्रोजेक्ट्स कंपनी को डायरेक्ट फ़ायदा ना देकर इनडायरेक्टली फ़ायदा देता है, तो अकेले IRR के बेस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे कोई गवर्नमेंट हाईवे कंस्ट्रक्शन करवाए, अब वहाँ बस IRR नहीं देख सकते अकेले कि गवर्नमेंट को बस टोल टैक्स से कमाई होगी, नहीं, क्योंकि उसके अंदर में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, वहाँ का डेवलपमेंट हुआ, फ्यूचर बिजनेस ऑप्शंस खुले, उन सब के लिए वैल्यूएशन अलग तरीके से होती है। और सेकंड ड्रॉबैक है हार्ड टू कंपेयर व्हेन प्रोजेक्ट लेंथ इज़ डिफरेंट। इसको हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब प्रोजेक्ट सिमिलर लेंथ में हो, सिमिलर टाइम फ्रेम में हो, अदरवाइज कंपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। वर्क्स हैविली ऑन अजम्पशंस, जैसे एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज को ओवरस्टेट करना आसान है
उसी वजह से IRR भी बढ़कर दिखाया जा सकता है। तो इस चक्कर की वजह से आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का बस अकेला IRR ना देखें, उसके अलावा और भी फैक्टर्स को इंक्लूड करें डिसीजन लेने के लिए। फाइनेंस के सिलेबस में आपको हर दूसरे टॉपिक में डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना पड़ता है, जो कि अब आप लोग सीख चुके हैं। इसकी प्रैक्टिस करें ताकि इसके ऊपर आपका हाथ साफ हो जाए। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में हमें बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, कीप लर्निंग।